हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन के जो जवान हैं उनके बीच एक बार फिर झड़प की खबर सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल शोभना, और ये बड़ी बात क्योंकि जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है चीन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आपको पता हो कि चीन ने किस तरीके से बुनियादी ढांचा वहां पर सीमा पर मजबूत करके रखा हुआ। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत वहां पर जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, क्या अपडेट है? देखिए राजकिशोर, ये भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि बीती रात यानी कि 29 और 30 तारीख की रात को चीनी सेना ने एक बार फिर से जो पैंगोंग तो लेक है और उसके सटा हुआ जो फिंगर एरिया है, जहां पर लगातार देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से टकराव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर एक बार फिर से जो यथास्थिति है उसको बदलने की कोशिश की। यानी चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। उसका जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया है। हालांकि इस आधिकारिक बयान में सरकार ने यह नहीं बताया है कि किस तरह से जवाब दिया गया, लेकिन साफ तौर से लिखा है कि भारतीय सेना ने जो कोशिशें की चीनी सेना की घुसपैठ करने की और हमारी सीमा में घुसने की और स्टेटस को चेंज करने की, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये जानकारी नीरज, एक जानकारी एस जयशंकर विदेश मंत्री ने 2 से 3 दिन पहले दी थी कि सीमा पर चीन ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, यानी जो संख्या बल है वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या इसको इससे जोड़ा जाए? बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चीनी सेना लगातार अपनी जो तैनाती है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर लगातार बढ़ा रही है। उसमें न केवल सैनिक मौजूद हैं, सैनिक तो है ही है, कम से कम लद्दाख में ही कम से कम 30 से 40 हजार सैनिक वहां पर मौजूद हैं चीन की तरफ। उसके साथ साथ जो उनके टैंक हैं, तोप है या मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो सब तैनात कर रखा है। यानी कि युद्ध जैसी स्थिति जो है चीनी सेना ने बनाने की कोशिश की और अब जो है इस फिंगर एरिया में उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। वहां पर जहां पर भारतीय सैनिकों की पोस्ट वहां पर है पहले से ही है, वहां पर घुसने की कोशिश की और उसी को जो है भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया उस कोशिश को, जो जानकारी हमें दी गई है। नीरज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात लगातार हम लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ने के साथ साथ में उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आखिर हमारी क्या तैयारियां हैं इसके बाद में, और अब हम किस तरीके से सोच रहे हैं इस मामले में आगे बढ़ने की? बिल्कुल राजकिशोर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह की जो हमें जानकारी मिली है मुख्यालय से या सुरक्षा से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है हम लोगों को कि जितनी भी तैनाती चीनी सेना ने की है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसकी मिरर डिप्लॉयमेंट, यानी कि जितनी चीनी सेना की तैनाती है, चाहे वो सैनिक हो, टैंक हो, तोप हो, उस तरह की पूरी तैनात भारतीय सेना ने भी कर रखी है। जो सर्दी आने वाली है, जैसे कि आपने कहा, उसकी पूरी तैयारियां कर रखी है भारतीय सेना ने और उसके लिए जो एक्स्ट्रा भी जरूरतें हैं, चाहे वो राशन की हो, लॉजिस्टिक्स की हो, टैंक्स की हो, कपड़ों की है, स्पेशल क्लोथिंग चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। अब क्योंकि शुरुआत भी हो चुकी है, जो हमें जानकारी मिली है LAC पर बर्फबारी थोड़ी थोड़ी शुरुआत भी हो चुकी है। अक्टूबर के महीने तक आज तक बहुत जमकर बर्फबारी होगी वहां पर। नीरज, चुशूल में आज फिर सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। क्या वजह सेना के अधिकारियों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आप ये पूरे मामले को कवर कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, कि चीन इस तरीके के रुख पे कायम है और बार बार इस तरीके से भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है? बिल्कुल सुनना, जो रात में ये बीती रात जो झड़प हुई चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में, इसी के लिए अभी चुशूल में, क्योंकि पैंगोंग लेक से सटा हुआ ही इलाका है, चुशूल इलाका है, वहां पर एक फ्लैग मीटिंग चल रही है। जो दोनों देशों के सेनाओं के जो ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी हैं वो वहां पर बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में इसी बात को उठाया गया है कि आखिरकार जो भारत की तरफ से कि चीन सेना ने क्यों घुसपैठ करने की कोशिश की और जो झड़प हुई, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि झड़प कितनी थी, लेकिन ये बताया गया है कि ये मीटिंग चल रही है इस मामले को सुलझाने के लिए, जो बीती रात फिंगर एरिया में हुआ। नीरज, ये फिंगर एरिया पे लगातार चीन क्यों घात लगाए बैठा है, क्यों वो बाज नहीं आ रहा है? क्योंकि जब LAC पर एक कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, कोई भी स्थायी ढांचा नहीं बना सकता है, उसके बाद ये आखिर हिमाकत करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे तत्काल कैटलिस्ट क्या है इसके लिए? देखिए राजकिशोर, ये जो पैंगोंग जो फिंगर एरिया है, ये 1 से 8 तक फिंगर एरिया है, 8 पहाड़ियां हैं ये, और ये माना जाता था 4 से और 5 के बीच में कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में जो LAC है वो गुजरती है। हालांकि भारत तक में 8 नंबर तक था, लेकिन और 5 से 8 के बीच में चीनी सेना का पिछले 3-4 महीने से पहले तक कोई जमावड़ा नहीं था, किसी भी तरह की कोई तैनाती नहीं थी, एक सिख उनका नहीं रहता था। 8 के पीछे जो सिरजैप और खुरनाक फोर्ट जो उनके सैन्य छावनी है, वहां पर सैनिक रहते थे। लेकिन पिछले 3 महीने मई के महीने में उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, घुसपैठ कर ली 5 से 8 के बीच में। और अब उन्होंने जब बातचीत चल रही है, हम लोग जानते हैं कि सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है, उसमें जब भारत ने कहा कि आपने स्टेटस क्यों चेंज किया है, आपने अपने सैनिकों क्यों 5 से 8 के बीच में यहाँ पर तैनात किया है,
तो उन्होंने शर्त रखी कि आपकी जो पोस्ट है, जो 3 नंबर पे, जो 1962 से भारत की पोस्ट है, सिंह थापा पोस्ट है, जो आईटीबीपी की पोस्ट है, उसको पीछे ले जाइए आप, तब हम पीछे जाएंगे। ये भारत ने मना किया था। इसी बात को लेकर लगता है चीनी सैनिकों ने इस धन सिंह थापा पोस्ट पर आने की कोशिश की, वो हटाने के लिए, उसी में झड़प हुई। नीरज राजपूत, में लेटेस्ट अपडेट चाहूंगी क्योंकि इस समय जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको हम बड़ी खबर बताना चाहेंगे कि भारत चीन के जवानों के बीच में एक बार फिर झड़प हुई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये जो ब्रीफिंग दी गई है मीडिया को, इसमें कुछ नुकसान या कोई ऐसी बात निकलकर सामने आई है या शांतिपूर्ण तरीके से पीछे धकेल दिया गया चीन को? अब देखिए शोभना, जो ये जो बयान जारी किया है सरकार ने, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि कितनी वहां पर नुकसान हुआ है, किसको घायल हुए थे, क्योंकि 5 और 6 मई को, जब आपको याद होगा, सबसे पहले इस इलाके में, पूर्वी लद्दाख में जब झड़प शुरू हुई, टकराव शुरू हुआ, तो सबसे पहले इसी इलाके में हुआ था। 5 और 6 मई को यही फिंगर एरिया में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कम से कम 60 से 70 सैनिक दोनों तरफ के ही घायल हुए थे। बहुत बड़ी तादाद में जो है सैनिक वहां पर मौजूद हो गए थे। उसके बाद वहां पर स्टेटस क्यू बनाने की कोशिश की कि अब लड़ाई ना हो वहां पर। तो अब इस बार जो झड़प हुई है इस बारे में बताया नहीं गया, लेकिन जैसे क्योंकि अभी शुरुआती जानकारी हमें मिली है शोभना, एबीपी न्यूज को मिली है, तो जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी कि कितना नुकसान हुआ, क्या कोई घायल भी हुए हैं चीनी सैनिक या भारतीय, वो आपको बताएंगे हम। ठीक है, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, जब ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है और जब ऑफिशियल रूप से, अधिकृत रूप से भारत की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है, इसका मतलब कुछ बड़ा ही हुआ है और अभी कुछ जानकारी आना बाकी है। निश्चित रूप से राजकिशोर, जो जानकारी मिल रही है सेना मुख्यालय की तरफ से कहा गया है कि इस समय चूंकि बातचीत चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स जो हैं, यानी किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, क्या कोई हताहत है या वर्तमान स्थिति इस समय क्या है, क्या डिप्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें फिलहाल साझा नहीं की जा रही हैं मीडिया से। और साथ ही मीडिया से भी आग्रह किया गया है कि अगर विजुअल्स एयर किए जाते हैं तो वो उन्हें डेटेड बताया जाए, क्योंकि ताजा विजुअल्स अभी कोई जारी नहीं किए गए हैं और न ही किसी तरीके के और डिटेल्स बताए गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर 15 जून की घटना के बाद, यानी गलवान घाटी में जिस तरीके से संघर्ष हुआ था, उसके बाद बातचीत का दौर चला, राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई, सैन्य मिलिट्री कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद अगर तनाव बरकरार है तो निश्चित रूप से ये एक एस्केलेटरी ट्रेजेक्ट्री पे है, यानी ये तनाव बढ़ रहा है। और इस बढ़ने की निशानी यही है कि अलग अलग एरियाज पे, देप्सांग के इलाके में अभी भी ट्रूप विड्रॉल नहीं हुआ है। गलवान घाटी में जरूर चीनी सैनिकों ने कुछ कदम पीछे खींचे थे, लेकिन देप्सांग का मोर्चा नया खोला था। पैंगोंग को लेके पहले से ही, जैसा नीरज भी बता रहे थे, पैंगोंग सो लेक को लेके और उसके फिंगर एरियाज को लेके जो मतभेद हैं वो लगातार बने हुए हैं और वो अब भी बरकरार है, और यही बताता है कि किस तरीके से उसको लेकर तनाव हुआ है। एस जयशंकर, विदेश मंत्री, मैंने नीरज से भी जिक्र किया और अब आपसे भी जिक्र कर रही हूं कि उन्होंने कहा कि वहां पर सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है चीन, लगातार अपने जो सैन्य उपकरण है उनकी मौजूदगी बढ़ा रहा है। नीरज ने बताया कि मिरर इमेजिंग इंडिया की तरफ से भी हो रही है, यानी ये जो तनाव है, जो हमें लग रहा है कि बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शोभना, बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, ये एक तथ्य है और यही जो है लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन जो जमीनी स्थिति है, जब तक चीन अपने सैनिकों को अप्रैल 2020 की स्थिति तक वापस नहीं लौटाता, तब तक भारत अपना सैन्य जो तैनाती है उसे कम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एग्रेसर मूव जो था वो चीन की तरफ से था। तैनाती चीन की तरफ से बढ़ाई गई, भारत ने केवल प्रतिक्रिया में अपनी सैनिक तैनाती बढ़ाई है और भारत लगातार ये कह रहा है कि वो इस मामले को बातचीत से सुलझाना चाहता है। लेकिन अगर चीन कोई भी आक्रामक कार्रवाई करता है या जिसे कहा जाता है ग्राउंड पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से ऐसी किसी भी कार्रवाई, ऐसे किसी भी कदम का माकूल जवाब दिया जाएगा, चाहे वो गलवान घाटी का उदाहरण हो या पैंगोंग सो में बीती रात हुई घटना हो। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि भारत स्टेटस को जो है, जो जमीन पर स्थिति है, उसके बदलने की चीन की कोशिश को किसी भी तरीके से इजाजत नहीं दे सकता। बिल्कुल प्रणय, सीधी सी बात है कि किसी भी बदलाव की हिमाकत अगर ड्रैगन करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जो दिया जाता रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, बर्फ गिरने लगी है, सरहद पर सरगर्मी भी बढ़ने लगी है और चीन अपने बुनियादी ढांचे की बदौलत अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। 1962 का भारत समझने की फिर भूल कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। वो बातचीत में लगा रहता है, लेकिन जमीन के ऊपर उसकी जो हरकतें हैं वो बातचीत के साथ तालमेल नहीं खाती हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि
चीन के दिमाग में कुछ और चल रहा है और चीन अपने आप को वहां पे जमावड़ा जो है धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से उसने 5G केबल लगाने की, ऑप्टिकल केबल लगाने में लगा हुआ है, मतलब डिस एंगेजमेंट तो नहीं कर रहा है, थिनिंग आउट थोड़ा बहुत हो सकता है, थिनिंग आउट वो भी तो इसका कोई माने नहीं रखता। जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगा, डीएस्केलेशन नहीं होगा, जब तक डीएस्केलेशन नहीं होगा तब तक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगा। और ये तभी हो सकता है जब वो अप्रैल 2020 की स्टेटस को एंटी में जाए, जिसमें चीन आनाकानी कर रहा है। और मेरी अपनी राय है कि चीन इतनी आसानी से नहीं मानेगा। ठीक है संजय कुलकर्णी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि चीन लगातार वहां पर सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, झड़प जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा अब ये जानकारी सामने आई कि कल रात ये झड़प हुई है। क्या लग रहा है ये झड़प बहुत बड़ी हो सकती है? गलवान में जिस तरीके से 20 जवानों का नुकसान हुआ था, उधर भी नुकसान हुआ था, कुछ इस तरह की खबर भी हमें मिल सकती है? क्या आकलन आपका? नहीं, मुझे लगता है उस तरह की गलवान घाटी जैसी हरकत नहीं है। ये जरूर क्या हो जाता है कि अमूमन जब स्थिति जो थोड़ी एम्बिगुअस हो, पता नहीं है कौन किधर जा रहा है, रात के वक्त कोई इधर उधर हो गया होगा तो हो सकता है धक्का मुक्की हुई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है, अभी मुझे नहीं लगता है, जहां तक मेरी जो सोच है कि इस गलवान घाटी जैसे हरकत, अगर गलवान जैसी कोई हरकत हुई होती तो ब्रिगेड कमांडर लेवल के टॉक्स नहीं हो रहे थे, बहुत ऊंचा लेवल पे टॉक्स हो रहे होते और कुछ और हो जाता। ब्रिगेड कमांडर लेवल पे टॉक्स हो रहे, इसका मतलब धक्कम धुक्का हुई है, वो नहीं हुआ। AK सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकिशोर सिवाज साहब, मैं आपके पास सीधे रुख करना चाहूंगा। फिर ड्रैगन बाज नहीं आ रहा है, वो फिर से उसने हिमाकत की है, वही जो गलवान में उसने दोहराने की कोशिश की थी, हमारे रणबांकुरों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके बाद इस पत्थर पर सिर टकराने से उसको क्या हासिल होने वाला है? बार बार क्यों वो हिमाकत कर रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? देखो, जो चीन के कहने और करने में बहुत फर्क है। वो एक तरफ तो दिखा रहा है कि वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स कर रहा है और एक प्रकार से सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहता है, मगर ग्राउंड पे जिस तरीके से अगर आप देखो तो वो बात कुछ और ही नजर आती है कि वो तैयारी कर रहा है और एक प्रकार से उसने स्टॉकिंग कर ली है, मिसाइल लगा लिए हैं, गन्स आगे कर दी है। 2 डिवीजन हैं, 4 और 5 मैक डिवीजन की बैठी हुई हैं, 6 मोटराई डिवीजन। तो मुझे लगता है कि जो चीन है वो एक प्रकार से तैयारी कर रहा है और प्रेशर डाल रहा है। और ये जो कल की हड़प हुई है रात को, तो ये इतनी बड़ी तो नहीं है, मगर ये चेतावनी देती भारत को कि एक प्रकार से विश्वास नहीं करना है कुछ भी चीन के ऊपर, अपनी तैयारी रखना है। क्योंकि शिवाज साहब, मैं एक बड़ी खबर आ रही, पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि अभी सूत्रों का ऐसा कहना है, हमारे सहयोगी प्रणव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूत्रों का ऐसा कहना है कि शायद कोई भी कैजुअलिटी की बात नहीं है, अभी कोशिश की थी। प्रणव, क्या अपडेट है? देखिए, जो टॉप सोर्सेज हैं उनका कहना है कि फिलहाल भारतीय तरफ किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं है, यानी हताहत कोई भी नहीं है। ये जो जानकारी मिल रही है ये निश्चित रूप से राहत देने वाली है, सुकून देने वाली है, क्योंकि गलवान घाटी की घटना में हमने देखा था कि भारत के 20 जवान, एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हुए थे, और इस तरीके की कोई घटना इस झड़प में नहीं हुई है। और निश्चित रूप से जो खबर आ रही है वो ये बताती है, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से बयान आना बाकी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये चिंता सबके मन में है राजकिशोर की किस तरीके से ये घटना हुई है और कहीं इसमें कोई हताहत तो नहीं है। एक बात और भी है प्रणय, एक बात और भी है, गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था वो धोखे से हुआ था, कैंप हटाने का वादा कर मुकर गया था चीन। इस बार भारत किसी भी तरीके का रिस्क भी नहीं उठा रहा है और हमने अपनी तैयारियां मुस्तैद करके रखी है, तो जरा सा भी आप हिले नहीं, हमने वहीं पर रोका नहीं, ये उसका भी एक कारण, ये भी एक कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय भारतीय सेना, चूंकि जो प्लेन्स का इलाका है, पैंगोंग पूरी तरह से निगरानी में रहता है, उसमें किसी भी मूव को तुरंत थ्वार्ट किया जा सकता है, जैसा कि जो सेना की तरफ से बयान जारी किया गया है वो भी स्पष्ट बताता है। तो इस समय में काफी मुस्तैदी से और तैयारी के साथ कार्रवाई की गई और शायद यही वजह है कि इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई हताहत नहीं है, भारत के किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर यही कि जो झड़प हुई है चीन के जवानों और भारत के जवानों के बीच में, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। नीरज राजपूत का मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज राजपूत, मेजर जनरल सिवाज भी हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि चीन लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इस तरीके की घुसपैठ की कोशिश की जाती है। जब बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है तो ये ऐसा क्यों चीन की तरफ से?
बिल्कुल शुभना, ये चीन का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है कि वो बातचीत जरूर करता है, लेकिन जो उसके अपने इविल डिजाइन होते हैं उसको वो करने की कोशिश कर रहा है, और यही जो है फिंगर एरिया में किया है चीन ने। हमने देखा था गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी, उस वक्त बातचीत चल रही थी, दिन में ही बातचीत थी। कर्नल संतोष बाबू जिनको जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन्होंने दिन में ही चीनी कमांडर से बातचीत की थी, और उसी बातचीत के बाद शाम वक्त उनकी हत्या कर दी गई थी वहां पर, जिसके बाद पूरे हिंसक झड़प हुई। इसी तरह से यहाँ पर भी है, फिंगर एरिया में है, यहाँ पर बातचीत चल रही है, इस इलाके को लेकर बातचीत चल रही है, खासतौर से कि फिंगर एरिया में किस तरह से टेंशन कम किया जाए। लेकिन चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की भारत की सीमा में, और भारतीय सैनिकों को पीछे करने की कोशिश की, यानी कि जो भी स्टेटस क्यू बना हुआ था दोनों देशों के बीच में पिछले 4, 5, 6 मई बाद से घटना के बाद से, उसको फिर से बदलने की कोशिश की। उसी का कड़ा जवाब दिया है भारतीय सेना ने, और भारतीय सेना ने साफ किया है कि चीनी सेना ने अपनी जो कोशिशें थी वो नाकाम हुई, यानी कि वो भारत की सीमा में घुसपैठ फिर से नहीं कर पाई। ये भारतीय सेना की तरफ से जो प्रवक्ता हैं कर्नल अमन आनंद, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी नीरज राजपूत और प्रणव उपाध्याय दोनों लोग दे रहे हैं, और ये संतोष की बात है, और देखिए ये मुस्तैदी की भी बात है कि अगर चीन सोच रहा है कि फिर से वो बार बार हिमाकत करता रहेगा और हम बर्दाश्त करते रहेंगे, तो वो संभव नहीं है। शोभना, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, बार बार मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना का जनक चीन पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। साउथ चाइना एशिया सी में भी उसने पूरी तरीके से सबको परेशान करके रखा, सारे पड़ोसी मुल्क परेशान है उससे। उसके बाद बार बार भारत की तरफ ये बढ़ने की जो हिमाकत कर रहा है, इसके पीछे उसकी वजह क्या हो सकती, क्यों ऐसा वो कर रहा है? देखिएगा, चीन की जो है वो स्टेटस को चाहता है, मतलब जो वो कर रहा है वहां पर रुकने की वो सोचता है कि बातचीत से मैं स्टेटस को लूंगा। हम कह रहे हैं बार बार स्टेटस को एंटे, ये दोनों में अंतर है। वो स्टेटस को, हम स्टेटस को एंटे। अब इसमें वो हिमाकत इसलिए कर रहा है, उससे लगता है कि बातचीत करते रहे, पर हम अपना जो जमावड़ा है जहां जहां है उसके दबाव डालें। मैं तो दबाव संजय कुलकर्णी आपको रोक रही हूं, मेरे सहयोगी विकास भदौरिया न्यूज रूम से हमसे जुड़ गए ताजा अपडेट के साथ। विकास भदौरिया, पहली बार सरकार ने ये एडमिट कर लिया है कि कल रात में इस तरीके की झड़प हुई है, झड़प हुई है। एकदम स्पष्ट है, भारत सरकार अब कोई भी चीन से जुड़ी हुई किसी भी नापाक हरकत को छिपाने के मूड में नहीं है। वो स्पष्ट रूप से देश की जनता के सामने, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने चीन की तरफ से जो भी कारगुजारियां हो रही हैं उसको सामने स्पष्ट रूप से रख देना चाहती है। ये एक बड़ा बदलाव है भारतीय रणनीति में। इससे पहले जब चीनी घुसपैठ हुई थी तो भारत सरकार ने इसको तब एडमिट किया था जब गलवान घाटी की 15 जून की घटना हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार के उच्च सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि पिछले 2 दिन पहले ही गलवान घाटी में चीनी सैनिक जो मारे गए थे उनकी न केवल कब्रों की तस्वीरें सामने आई थी, बल्कि ये फिगर भी सामने आया था कि 35 से ज्यादा चीनी सैनिक गलवान घाटी के संघर्ष में मारे गए थे। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर चीन की बहुत शीशा लेदर हुई थी। और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि चीनी सेना की तरफ से पेंगोंग लेक पर कल फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसका भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल विकास, क्योंकि जब आप पहले से तैयार हैं, बार बार धोखा खाकर धोखा नहीं खाते रह सकते हैं, इसलिए हमारी तैयारी पहले थी। सिवाज साहब, ये जो बात हमारे सहयोगी विकास भदौरिया बता रहे हैं, महत्वपूर्ण बात है, जो कि हमने भी शुरुआत में कही कि किस तरीके से भारत ने खुद माना कि वहां पर झड़प हुई है। पहले इस तरह की खबरें सूत्रों से आती थी, यानी अब आक्रामकता में कतई कोई संकोच नहीं होगा, आप आगे बढ़ेंगे, ये हम बिल्कुल तैयार हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम उसको मानेंगे भी और मनवाएंगे भी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, ये जो पेंगेंगसो वाला इलाका है, फिंगर 4 से लेके 8 तक, चीन जो है पीछे जाने को तैयार नहीं है। उसने अपना बड़ा जमावड़ा बना लिया है फिंगर 5 से लेके 8 तक, और ये एक प्रकार दबाव डालने की कोशिश कर रहा है चीन भारत के ऊपर। भारत कह रहा है आप स्टेटस को एंटी माने, जो कि अप्रैल 2020 में था, जो आप फिंगर 8 से पीछे जाएं और डेप्सैंग में जो अंदर आए उसको जाएं, मगर चीन इसको मानने को तैयार नहीं है। और चीन जो एक प्रकार से दबाव डाल रहा है, ये जो पेंगेंगसो के फिंगर 5 और 8 के बीच में जो झड़प हुई है, ये एक कहीं ना कहीं भारत की फौज पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है चीन कि कहीं ना कहीं आपको एक दे और कहीं आपसे ना ले।
मगर भारत ने ये क्लियर कर दिया, भारत तैयार है और अब ये ऐसी हालत में भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा और भारत पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, भारत की जो सेना है वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और सरकार ने भी इस बार कड़ा रुख अपनाया है। प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की बैठक इस समय चुशूल में चल रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप रात में इस तरीके की घुसपैठ की कोशिश करते हैं और सुबह आप उच्च स्तरीय अधिकारी स्तर की बैठक करते हैं। क्या जो नीचे के जवान हैं वो कमांडर और ब्रिगेडियर की सुन नहीं रहे हैं चीन की, या क्या वजह है इस तरीके की घुसपैठ की बार बार? देखिए शोभना, चीन दोहरा रवैया जो है वो अख्तियार किए हुए इस मामले के अंदर, वो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये दिखाना चाहता है कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहता है, वो एंगेज कर किए हुए है भारत के साथ, इसलिए मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत है वो लगातार चल रही है। लेकिन जमीन पर अगर आप देखें, चाहे पूरा मोर्चा हो, चाहे हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, चाहे गोगरा का इलाका हो, देप्सांग हो, ये जो पूरा ईस्टर्न लद्दाख का फ्रंट है, पेंगोंग से लेके देप्सांग तक, इस पूरे इलाके के अंदर चीन के सैनिक जो हैं वो लगातार पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी कहीं न कहीं चीन के जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये इशारा है, कुछ चीजें अनरिजॉल्व हैं और उस पर चीन अपना प्रेशर असर्ट करना चाहता है। और वो लगातार बातचीत के भी बयान अगर आप देखें, जो WMCC की यानी वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हुई थी कम्युनिकेशन, उसके अंदर भी जो बयान जारी हुए हैं उसमें चीन यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब सॉल्व हो गया है। जबकि अगर आप भारत की तरफ से जारी किए गए बयानों को देखें तो उसमें स्पष्ट नजर आता है कि भारत ये मांग कर रहा है कि चीन अपने सैनिकों को अप्रैल 2020 की स्थिति तक वापस लौटाए, यानी जो उसने सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है उसे कम करे। न केवल जो अग्रेसिव पोजीशंस हैं जो उसने आगे अपने सैनिकों को बढ़ाया है उसको पीछे करे, बल्कि भारत की मांग ये भी है कि ट्रूप्स का डी इंडक्शन हो, यानी जो सैन्य जमावड़ा बढ़ाया गया है, चाहे सैनिक साजो सामान हो या सैनिक तैनाती हो, इनको भी डी इंडक्ट किए जाने की जरूरत है, यानी इनकी संख्या चीन कम करे। क्योंकि अगर ये चीन कम नहीं करता तो भारत को भी बाकायदा बराबरी का डिप्लॉयमेंट रखना होगा और ऐसे में सैन्य तनाव बढ़ेगा ही। तो जो सवाल आपका है कि बातचीत की प्रक्रिया भी जारी रखे हुए है और सैन्य जमावड़ा भी नहीं घटा रहा है, तो ये निश्चित रूप से चीन ये दोहरा चेहरा और दोहरा रवैया बनाए रखना चाहता है। और अगर आप देखें कि शायद ये तनाव बिल्डअप ही हो रहा था, इसीलिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो बयान आया था पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर मामला कूटनीतिक तरीके से नहीं सुलझता तो फिर इस मामले को लेकर सैन्य तनाव बढ़ सकता है। भारत किस लिहाज से तैयारी रखे हुए प्रणय, बिल्कुल। और ये बात जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया था कि किसी भी कीमत पर भारतीय जो सीमाओं की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, साफ साफ बात कही थी। हम नीरज राजपूत आपके पास रुख करना चाहेंगे। जो बात तभी हम लोग लगातार कर रहे हैं कि चीन बार बार अपनी बात से मुकर जाता है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। 62 में भी उसने पंचशील दिखाया और उसके बाद पीठ पर छुरा भोग दिया। अब भी वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी अब अपनी पीठ पर बख्तरबंद लगाए हुए हैं, बल्कि छाती सामने तान कर खड़े हुए हैं और बिल्कुल जो यथास्थिति थी वहां पर ही उसको रोक कर रखेंगे, चाहे सर्दी या बर्फ कितनी भी गिर जाए वहां पर। विकास भदौरिया का रुख कर लेते हैं राजकिशोर। नीरज से हमारा संपर्क टूट गया है। जी नीरज हमारे अभी सहयोगी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ में। विकास, जो प्रश्न मैं नीरज से कर रहा था वही प्रश्न आपसे है। जब प्रधानमंत्री सीधे लाल किले की प्राचीर से बात करते हैं और प्रणव उपाध्याय जो बात अभी बता रहे थे कि जनरल बिपिन रावत ने जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है और चीन को लेकर काफी सोच समझकर सुविचारित तरीके से बोलते रहे, जब ये तेवर है तो निश्चित तौर पर जमीन पर तैयारियां भी उसी तेवर के साथ में है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इस बार जो है अब जो भारत है, नया भारत है, वो चीन के आगे डिफेंसिव नहीं रहने वाला है। भारत अब चीन की किसी भी हरकत का उसी की भाषा में जवाब देगा और इसलिए लगातार सेना को छूट दे दी गई। जो पुराने समझौते थे चीन के साथ जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, वो भारत ने एक तरफा अपनी तरफ से रद्द कर दिया है। यानी कि अब भारत अगर चीनी घुसपैठ करेगा और भारतीय सैनिकों को मौजूद वहां पर जवानों को, ब्रिगेडियर को, कर्नल को, सीओ को लगता है कि यहाँ पर अब हथियार उठा के उसका जवाब देने की जरूरत है, तो उसके लिए सेना आजाद है। और ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि सैन्य बदलाव मोदी सरकार लेके आई है चीन से लगती हुई सीमा पर, और साफ कर दिया कि सेना को अब वो अधिकार दे दिए गए हैं जिनकी वजह से सेना कई बार
पीछे हट जाती थी, क्योंकि उसके हाथ बंधे होते थे वो संधि से, जिसके तहत चीन के साथ गोली नहीं चलानी है या हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहीं से शुरुआत हो गई थी उस नई इबारत को लिखने की कि अब भारत पीछे नहीं हटेगा, भारत चीन की किसी भी हरकत का जवाब मुंह तोड़ तरीके से देगा। और उसी की वानगी है कि पेंगोंग लेक पर जब 2930 की रात को 29-30 की अगस्त रात को चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो भारतीयों ने फिर एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो बिल्कुल ठीक है ये विकास, रात के अंधेरे में भी जो एक घुसपैठ की कोशिश है चीन की, वो भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी, ये स्पष्ट है और ये इस घटना से भी स्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल। और प्रणय उपाध्याय, आपने राजकिशोर को भी सुना, विकास भदौरिया को भी सुना और मेजर जनरल हमारे साथ संजय कुलकर्णी भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अब नए भारत की बात की जा रही है, सरकार की तरफ से खुद इस बात को बताया गया है कि कल रात झड़प हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भी अपने भाषण में जिक्र किया। सीडीएस विपिन रावत भी यही जिक्र कर रहे हैं कि अब भारत कमजोर नहीं है, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या अर्थ निकाला जाए? क्या नीरज का मैं रुख कर लेती हूं। नीरज, क्या अर्थ निकाला जाए इन सभी बयानों को अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर एक कड़ी से जोड़ते हैं तो? देखिए शोभना, हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले 3-3.5 महीने से लगातार कोशिश की जा रही है। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 120 दिन हो चुके करीब होने वाले हैं कि 5 और 6 मई को भी इसी फिंगर एरिया में ही लड़ाई हुई थी सबसे पहले। और शुरुआत जो हुई थी पूर्वी लद्दाख पे, जो हम लोग देख रहे हैं एलएसी पर जो तनाव की जो स्थिति शुरू हुई थी वो इसी फिंगर एरिया से हुई थी, जब चीनी सेना ने कोशिश की जो स्टेटस की है बदलने की, यानी कि फिंगर 8 के पीछे से फिंगर 5 तक पहुंच गई। चीनी सेना फिंगर 4 तक भी पहुंच गई और जब भारतीय सेना ने वहां पर रोकने की कोशिश की थी तो लड़ाई हुई थी। वहां पर 60 से 70 सैनिक दोनों तरफ के घायल हुए थे। और अब बीती रात भी एक बार फिर से चीनी सेना ने कोशिश की, जो भारतीय सेना की जो पोस्ट है, जो धन सिंह थापा पोस्ट है, फिंगर नंबर 3 के पास है, वहां पर आने की कोशिश की, वहां से हटाने की कोशिश की भारतीय सैनिकों को और आईटीबीपी के जवानों को। और उसी में ऐसा लगता है कि जो दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के प्रवक्ता ने साफ तौर से जो बयान जारी करके कहा है कि चीनी सेना की जो कोशिश थी उनको नाकाम कर दिया गया, यानी कि उनको पीछे खदेड़ दिया गया है। उसके बाद से ही जो दोनों देशों के जो ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं ताकि इस मामले को किस तरह से सुलझाया जाए। लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये मामला सुलझेगा। जब मेजर जनरल लेवल और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर नहीं सुधरा है तो फिर ब्रिगेडियर लेवल पर किस तरह से सुधरेगा। राजनीतिक स्तर पर बातचीत हो चुकी है, वो भी कामयाब नहीं हो पाई है। तो फिर अब ब्रिगेडियर लेवल की जो मीटिंग होगी वो कैसे इसको सुधार पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। भारतीय सेना की भी लगी हुई है, भारत की लगी हुई है, सरकार की लगी हुई है और चीन की भी लगी हुई है। नीरज, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस इलाके में सब कुछ हुआ वहां पर आप लंबे अरसे तक गलवान घाटी के बाद उस पूरे इलाके पे आप तैनात रहे, मौजूद रहे, आप वहां के चप्पे चप्पे से परिचित हैं। जब आप बता रहे हैं तो ये भी समझ में आता है कि किस तरीके से फिंगर 2, फिंगर 3 जब आप बताते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आप एक चप्पे चप्पे से परिचित हैं। लेकिन जिस तरीके से चीनी सेना ने जो कल हिमाकत की है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर दिखाओ और दूसरी जगह पर तैयारी करो, क्योंकि कई जगह से बहुत पोरस बॉर्डर है और वहां पर भी चीन की गतिविधियां अब लगातार बढ़ती जाएंगी। मैं आपके पास आऊंगा नीरज, हमारे साथ जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, अब फिर से वही हरकत दोहराने की कोशिश की, लेकिन वो इतिहास नहीं दोहरा पाया चीन। तब हमारे सैनिकों ने अपना खून बहाकर उनको वहां पर रोका था, इस बार अपने पुरुषार्थ से और वहीं पर पहले से तैयारी के चलते उनको रोक दिया गया। चीन सुधरने को तैयार नहीं है, आखिरी रिसॉर्ट क्या? देखिए साहब, चीन सुधरने को तैयार नहीं, तो ये हम धक्का मुक्की का तमाशा बंद करें। और अब अगर उसको युद्ध चाहिए, वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। हमने सब प्रयास कर लिया है, शांति का, बातचीत का, सैनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, तो मैं, लेकिन अगर चीन को युद्ध चाहिए तो मेरे ख्याल आपको करना पड़ेगा। और हम क्यों इस स्थिति में आ रहे हैं कि हम हर बारी रिएक्ट करें और सारा इनिशिएटिव, सारी पहल चीन पे छोड़ दें कि वो जगह चुने, समय चुने और हमको जो है बार बार तंग करता रहे। साहब, ये कितने सालों से चला आ रहा है। अब ये 2013 आपका शुमार, 2014 दौलत बेगोल्दी के पास देवसांग में हुआ था, फिर आपका शुमार में हुआ, इस साल तो 5-6 जगह पे हो चुका है। बड़ी घातक झड़प हो चुकी है जिसमें हमारे 20 सैनिक और उसके कोई 43 के शहीद होने की खबर है। तो साहब, ये कब तक चलेगा? चीन भारत के खिलाफ दादागिरी नहीं कर सकता। बख्शी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये आप भी मानेंगे क्योंकि आप सेना में रहे हैं,
कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन वैश्विक मंच पर चीन पहले से घिरा हुआ है और अब इस तरीके से बार बार घुसपैठ की कोशिश, तमाम बातचीत के बावजूद, डिप्लोमेटिक लेवल की, हर तरह के स्तर की, क्या मंशा चीन की है? क्या युद्ध के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, ऐसा है कि मैं समझ रहा हूं कि ये चीन की बड़ी सुनियोजित चाल थी कि ये जो कोरोना का है, कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन ने इसको जेनेटिकली मैन्युफैक्चर किया और दुनिया भर में फैलाया, संक्रमित किया, जिसमें जो है आपके 20 करोड़ तक लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। और इंस्टेड ऑफ बीइंग अपॉलोजेटिक, चीन अपने पूरे बॉर्डर पे जापान के साथ, ताइवान के साथ, दक्षिण एशिया के समस्त देशों के साथ, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सबसे दादागिरी दिखा रहा है। और अप्रैल मई में तो उसने हमारे खिलाफ दादागिरी शुरू कर दी। अब ये तो पागलपना, ये तो बिल्कुल ही एक वैश्याना टाइप ऑफ बिहेवियर है, हिटलराइट बिहेवियर है। और कब तक दुनिया इसे बर्दाश्त करेगी? जापान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि अब सब देशों में सर्वसहमति है कि अगर चीन के खिलाफ कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो वो तो दुनिया को तंग करता ही रहेगा, उसकी हरकतें का दर्जे हरारत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको ये एनकरेजमेंट मिलेगी, मैं जो चाहे करूं, दुनिया मेरा थूकर चल जाए। बख्शी साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। चीन इधर हरकत कर रहा है, उधर पाकिस्तान भी हरकत में आ रहा है, जो उसका जर खरीद गुलाम बन चुका है। तो दोनों तरफ सीमाओं से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, ये साफ साफ दिखाई पड़ा, खासतौर से तब जबकि सर्दियों में परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होती है। उसके बाद ये जो साजिश बहुत सोची समझी है, इसका प्रतिकार भी पूरी जोरदारी से करना होगा। बिल्कुल करना होगा और पुरजोर करना होगा। दांत तोड़ने की जरूरत है, ये सिखाने की जरूरत है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिससे आप दादागिरी कर सके, धक्काबाजी कर सके, जब चाहे, जब मन आए, जब मूड खराब हो जाए आप हम पे चढ़ जाए। यूं साहब, आर्मी या पंचिंग बैग? मेरे ख्याल अब समय आ गया है कि चीन को बड़ा ठोस, बड़ा करारा जवाब देने का। और अगर पाकिस्तान एक गीदड़ सियारों की तरह हमारी दुम पे काटना चाहता है जबकि दो सिंह लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी वो सबक सिखाया जाएगा कि वो याद रखेगा। वो ये ना सोचे कि हिंदुस्तान सहम जाएगा कि ये दोनों आ रहे हैं। ये दोनों आए, तीनों आए, चारों आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की सेनाएं बहुत सशक्त हैं, वो तोड़ जवाब दे सकती है, दांत खट्टे कर सकती है और जरूरत आने पे करेगी। बिल्कुल, दांत खट्टे कर सकती है भारतीय सेना और करेगी भी मौका आने पर। बख्शी साहब, जिस तरीके से सैन्य शक्ति में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, S-3 की हम बात कर लें या हम राफेल की बात कर लें, कहीं ना कहीं बौखलाहट चीन के अंदर देखने को मिल रही है। बिल्कुल बौखलाहट, ये तो पागलपना है। देखिए, चीन की अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कहती है कि केवल एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चुनो, एक दिशा चुनो एक समय में, कई दिशाओं में मत लड़ो। ये सुन त्सू कह गया है, ये उसकी पूरी जो स्ट्रेटेजिक जो कल्चर है वो यही कहता है। लेकिन चीन अपने ही जो है विकल्प उनको वायलेट कर रहा है और वो सबसे दादागिरी करना चाहता है। बख्शी साहब, शी जिनपिंग की जो असफलता है वो तो लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से उनका पूरा देश पानी में बह जा रहा है, जिस तरीके से डैम उन्होंने बनाए, पैसे वालों के इलाके में विकास कर रहे हैं और पानी का रुख जो है वो गरीबों की तरफ मोड़ दे रहे हैं। लगातार शी जिनपिंग का अपने देश में विरोध हो रहा है, उसके बाद इतने फ्रंट्स खोल देना, क्या देख रहे हैं आप इसमें? मेरा तो ये ख्याल है कि क्योंकि शी जिनपिंग दबाव में है अपने देश के अंदर, कोरोना के कारण जिस तरह उन्होंने लाखों लोगों की मौतें छुपाई है, अपने सैनिकों की मौतें छुपाई है, और जो ओपेकनेस वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जो शिनजियांग में वो कहर ढा रहे हैं, हांगकांग में कहर ढा रहे हैं, तिब्बत में कहर ढा रहे हैं, उनके अंदर अंदरूनी दबाव है। और ध्यान जो है बताने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो ये सब तमाशे बॉर्डर पे कर रहे हैं ताकि सारी चीन की जनता बाहरी खतरे को लेकर उनके पीछे एकजुट होने के सिवाय उनके पास कोई चारा न रहे। लेकिन साहब, ये जो है अब पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है
दुनिया के 130 देश इकट्ठे हुए थे और चीन के खिलाफ इंक्वायरी मांगने, कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर जो इसकी चालबाजियां थी। अब इससे अच्छा समय सपोर्ट का आपको नहीं मिल सकता। अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप वो पैसिफिक के क्षेत्र में हैं, 2 तो साउथ चाइना सी और ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं, और जापान ने हमारे साथ एक्सरसाइज की है। वियतनाम, फिलीपीन जो बेचारा इतनी जिसकी दादागिरी कर रहा था चीन, उसने तक कह दिया है कि अगर चीनी नौसेना हम पर हमला करती है, हम अमेरिका को गुहार लगाएंगे, अमेरिका को बुलाएंगे। तो इसके चलते इससे ज्यादा सपोर्टिव माहौल आपको कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और मैं कह दूं कि सैनिक दृष्टिकोण से हमारा पलड़ा हिमालयन फ्रंट पे भारी है। बिल्कुल बिल्कुल बख्शी साहब, ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा पलड़ा भारी है, और चूंकि पूरे विश्व स्तर पर चीन की कोई साख नहीं बची हुई है, उसके पड़ोसी सभी उससे प्रताड़ित हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है शी जिनपिंग की, और दूसरा एक सुंजू जो उनके चाणक्य कहे जाते थे, वो कहते थे घेरो, थकाओ और थकाकर आक्रमण करके खत्म कर दो दुश्मन को। ये वो रणनीति भी हो सकती है चीन की। सॉरी बख्शी साहब, घेरो और थकाओ, जैसा कि राजकिशोर जिक्र कर रहे हैं, क्या ये रणनीति अपना रहा है चीन? बिल्कुल। देखिए, चीन की जो सामरिक रणनीति है, जिस तरह हम चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, चीनी लोग जो है वो वेची एक गेम खेलते हैं, जिसमें पूरा जो प्रयास रहता है अपने दुश्मन को घेरे में डालने का और उसको जो है बगैर लड़े हराने का। मतलब एक ऐसी मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करना कि बगैर लड़े ही वो हार जाए। तो हम चीन की ये चाल चलने नहीं दे सकते कि बिना लड़े ही हम आत्मसमर्पण करें और अपनी टेरिटरी दे दें। ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर चीन ये ख्वाब देख रहा है तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उनको झटका लग सकता है, रियलिटी चेक हो सकता है। बिल्कुल। नीरज राजपूत का मैं रुख कर लेती हूं। बख्शी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। सैनिक के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि हमको उनको झटका देना चाहिए। ये मजाक नहीं है कि आप हर साल हमारे साथ दादागिरी करें, बॉर्डर का जो है डिस्कस करने से ही मना कर दें और बॉर्डर का बहाना लेके हर साल हम पे चढ़ाएं, तो फिर साहब फिर वापस हमारे भी चढ़ने का टाइम आ गया। बख्शी साहब, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से मैसेज दिया, या सीडीएस विपिन रावत कह रहे हैं कि अब 1962 का भारत नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देंगे, घुस कर मारेंगे, उस रणनीति पर काम करने का समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है, और मैं तो समझ रहा हूं कि ओवरड्यू हो गया है। ये अप्रैल से चला आ रहा है, अप्रैल से लेके अब तक हमने शांति का हर प्रयास कर लिया। अब अगर युद्ध होता है तो वो न्याय सम्मत होगा, क्योंकि हम हर प्रयास कर चुके हैं। सैनिक स्तर पे बातचीत, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, वो हमारे जो राजनयिक हैं उनके स्तर पे बातचीत। चीन तो बात ही नहीं आ रहा था, वो तो वो मुझे लग रहा है कि उसको हमारी बातचीत कमजोर ही दिख रही है। तो हम फिर शक्ति प्रदर्शन का भी समय आ गया, हमको भी इसको बताना पड़ेगा कि साहब हम धोखा नहीं चाहेंगे और वापस पड़ेगी चीन को। और अगर वो समझता है कि ये छोटा मोटा देश है फिलीपीन जैसे, जो कि डर के सहम के दुम दबा के कोने में घुस जाएगा, बगैर लड़े आत्मसमर्पण कर देगा, अपनी वो दे देगा और हमेशा गांधीगिरी करेगा, तो फिर आपको झटका लग सकता है। क्योंकि अब ये दूसरा भारत, ये नया भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। 20वीं सदी में मत रहिए, 1962 को भूल जाइए, नहीं तो हमें बुलाना पड़ेगा। जी बख्शी साहब, मुझे लगता है कि इतिहास तो बदलना पड़ता है और इस बार भूगोल बदलने की भी जरूरत पड़ गई है। इस तरीके की परिस्थितियां पड़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन लगातार अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है, उसके बाद जो बात आप कह रहे हैं कि पहले ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस पे ही पूरी तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। और खास तौर से चीन का कोई मित्र नहीं है, भले ही छोटे देश हो, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है। हिंदुस्तान की साख है, उसके साथ में महाशक्तियों के साथ साथ में पड़ोसी भी जुटे हुए हैं। और खुद शी जिनपिंग अपने देश में घिरे हुए हैं, उनके खुद के देश के नागरिक जो है वो अब उनके खिलाफ खड़े होने लगे हैं, मीडिया खिलाफ हो रहा है उनके। देखिए, ये शी जिनपिंग ने अपने आप को चीन का संपूर्ण तानाशाह फॉर लाइफ
प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, जनरल सेक्रेटरी फॉर लाइफ, चेयरमैन मिलिट्री कमीशन फॉर लाइफ, ये तो उन्होंने अपनी ताजपोशी कर ली है। जवाबदारी भी अब उनकी है और चीन के लोग जवाबदारी मांग रहे हैं कोविड को लेकर, मौतों को लेकर, इनके संती पने को लेकर। ये सारी दुनिया से लड़ेंगे साहब। एक तो कोविड फैलाया है, दुनिया हम पे थू कर रही है, दुनिया इनसे बहुत आक्रोश में है, ऊपर से ये दादागिरी दिखाएंगे। कोई किसी से गलती होती है, कोई दूसरा हाथ जोड़ के माफी मांगता है, कहता है सॉरी गलती से हो गया, हमको बड़ा दुख है कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं साहब, यहाँ तो जो मिजाज ही उल्टे हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। ये सारी दुनिया पे दादागिरी दिखा रहे हैं, कभी यहाँ हमला करने की, कभी वहाँ हमला करने की हिम्मत हो नहीं रही, दादागिरी दिखा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि दादागिरी दिखा के इनका काम चल जाएगा। अगर किसी ने इनका ब्लफ कॉल कर दिया, इनको तकलीफ होगी और मैं समझता हूँ वो भारत कर सकता है और भारत को अपने स्वाभिमान के लिए करना चाहिए। जी, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बख्शी साहब, जो कि हमारे यहाँ रक्षा मामले देखते हैं। नीरज, जो बात बख्शी साहब कह रहे हैं कि वक्त आ गया है और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अंदरूनी संकट हो तो भारत को परेशान कर दो, चाइना में उनको अंदरूनी संकट हो, अपने आसपास हो तो भारत पर आक्रमण करके अपनी लकीर खींचने की कोशिश करो। तो इससे तो यह होगा कि ना माया मिली ना राम, उधर से भी गए और इधर भी मार खाएंगे। बिल्कुल, और ध्यान भटकाने की कोशिश, जैसे कि नीरज, मैं लगातार इस सवाल में जोड़ना चाहूंगी, शी जिनपिंग की ये कोशिश कि अपने यहाँ जो बाढ़ आई हुई है जिससे सारे नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारत की सीमा में घुसपैठ कर दो ताकि मीडिया उधर बिजी हो जाए। मीडिया है कहाँ वैसे वहां? बिल्कुल सही। बिल्कुल राजकिशोर जी, नीरज देखिए राजकिशोर जी, आपने और शोभना ने जो बात की कि चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग वो परेशान हैं, वो अपने जो नागरिक है उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान एक तरफ दिलवाना चाहता हूं जिसका जिक्र जनरल जीडी बख्शी ने भी कहा कि जो गलवान घाटी में जो उनके सैनिक मारे गए थे, जिसके बारे में अभी आज तक जो है चीनी सेना ने, पीएलए सेना ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब मैं आपका ध्यान पिछले 1 या 2 दिन की तरफ लेके जाता हूं, जो एबीपी न्यूज ने दिखाया है, कब्रगाह दिखाई है गलवान घाटी के में चीनी सैनिक जो मारे गए थे, उनकी जो कब्र बनाई गई है उसकी 35 कम से कम सैनिक मारे गए थे, उनकी जो मेमोरियल बनाया गया है, एक नया मेमोरियल बनाया गया है, वो सामने आई, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि और वो तब बनाया गया कब्रगाह जब चीन के अंदर इस बात को लेकर रिसेंटमेंट था, रोष था कि जिस तरह से भारत ने अपने सैनिकों की जो शहादत हुई है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनको सम्मान दिया है, क्या चीनी सेना अपने सैनिकों को नहीं दे सकती थी? उसके बाद वो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई। वहां के जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, वो वहां उस मेमोरियल में पहुंचे जहां पर वो सैनिक मारे गए थे गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसा में। उनकी तस्वीरें जारी की गई और उसमें दिखाया गया, हालांकि वो भी अनऑफिशियल था, ऑफिशियल कोई जारी नहीं किया गया, सिर्फ दिखाने के लिए कि वहां पर मेमोरियल में जो 30-35 सैनिक मारे गए थे चीनी सेना के, उनकी कब्र वहां पर है, मेमोरियल उनका वहां पर है। उनमें से खासतौर से एक चीनी सैनिक का नाम भी, चैन शान ग्रोंग का नाम भी सामने आया था, जिस पर पत्थर लगा हुआ था, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ था कि जून महीने में 2020 में उसकी मौत हुई है, भारतीय सीमा पर हुई है। नीरज, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जब सैनिक शहीद होता है तो उसको पूरा सम्मान मिलता है और हम जो दुश्मन के सैनिक होते हैं उनको भी सम्मान देते हैं। चीन में उनके अपने सैनिक ही बेगाने होते, वो उनकी शहादत को स्वीकार नहीं करते। जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी खबर इस समय की यही है कि चीनी जवानों और भारतीय जवानों के बीच एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में झड़प की खबर आई है। पैंगोंग त्सो लेक इलाके में ये पूरी झड़प हुई है, लेकिन हालात काबू में है, किसी भी तरीके की कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। 2 तस्वीरें आपके सामने, पहली गलवान की राजकिशोर और अब ये दूसरी तस्वीर कल रात की। ये जो ग्रेव यार्ड्स बनी हुई, जो कब्रें बनी हुई हैं शोभना, खास बात यह कि देखिए चीन की अपनी आप समस्या समझिए, उनको अपने देश में ये बताने में शर्म आ रही थी कि हमारे कितने लोग मारे गए उसमें। उन्होंने जो हिमाकत की थी, भारतीय सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, हमारे 20 जवान शहीद हुए, हम ससम्मान पूरी तरीके से उनको शहीद का दर्जा लेकर आए। उनके ऊपर जब दबाव पड़ा तो ये 35 कब्रें दिखाई पड़ रही हैं जो उन्होंने बनाई। उस समय तक तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपने देश में नहीं बताया, लेकिन
हिमाकत करने से वो बाज नहीं आ रहा, फिर से उसने कोशिश की, भारत ने उसको वहीं रोक दिया। और ये खबरें दिखा रही हैं कि कितना चीन का गलवान घाटी में नुकसान हुआ था शोभना, उसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है, और उसके बाद भी ये स्थितियां चल रही हैं। तो बिल्कुल 15 जून को गलवान घाटी में जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई थी उसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे और 35 से ज्यादा चीनी जवान शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद भी जनरल बख्शी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, उसके बाद भी चीन कोई सबक नहीं ले रहा है। ये जो कब्र की तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें तो चीन के शी जिनपिंग भी देख रहे होंगे, उसके बावजूद हर बार ढाक के 3 पात। देखिए, चीन को अपने लोगों की जान की कोई कदर नहीं, कोई परवाह नहीं। माओ ज़ेडुंग ने 30 करोड़ चीनी मार डाले थे अपने कार्यकाल के समय, और इनको तो जानों की परवाह है ही नहीं। हमारे देश में हर एक जान कीमती है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। ठीक है, हमारे हर सैनिक को पूरा सैनिक सम्मान दिया जाता है। कितना भी हमारा नुकसान हो, हम छुपाते नहीं, क्योंकि हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, शौर्य से लड़ते हैं, बलिदान देते हैं विलिंगली अपने देश के लिए, और हम पूरा देश उनकी इज्जत करता है। पूरा देश ने झुक के सम्मान दिया था, सैनिक सम्मान दिया था। हमारे जो 21 कर्नल और जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, चीन ने छुपा दिया, क्योंकि उसके लोगों को साफ लगता अगर आंकड़े सही सामने आते। हमारी तरफ से तो उनके 43 मरे थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। एक जो चीनी अफसर जो भाग के अमेरिका पहुंचा है, वहां उसने बयान दिया है कि 100 से ज्यादा मरे हैं। बड़ा दादागिरी दिखाने आए थे शी जिनपिंग के जन्मदिन की रात को, कि उनके जो कमांडर थे सोच रहे थे अपने बॉस की चाटुकारी करेंगे, तोहफा पेश करेंगे भारतीय लाशों का। उल्टे बात बरेली को पड़ गए और उनको काफी जो है 2 गुना ज्यादा कम से कम नुकसान उनको हुआ है हमारे से ज्यादा। हालांकि हमारे लड़के कम थे वहां पे, उनके ज्यादा थे, पहले से तैयार बैठे थे वो लोग, तब भी हमारे लड़कों ने हिला दिया, झिझोड़ कर रख दिया उनको। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि अभी भी दादागिरी हेकड़ी नहीं गई है। बिल्कुल जनरल साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि 67 रस्सी जल जाए पर उसकी ऐंठ नहीं जाती, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय सेनाओं के शौर्य का ताप महसूस होगा ड्रैगन को, ये तय है।